तो यहाँ तक हमने देख लिया था कि भाई स्पोर्ट्स के नाम के आगे और फेस्टिवल्स के नाम के आगे भी हम द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। आगे देखते हैं, बिफोर नेम्स ऑफ डिसीज या फिर इलनेस, कि भाई ये जो बीमारी के नाम होते हैं ना, उनके नाम के आगे भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे आई हैव टूथेक, हम ये नहीं बोलते कि आई हैव अ टूथेक, आई हैव टूथेक। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी बताए थे मैंने आपको, जैसे कि ए कोल्ड, अ हेडेक। इसी तरह से जैसे कोई बीमारी है, नाउ ए डेज कैंसर हैज़ बिकम अ कॉमन डिसीज, तो इस तरह से नहीं बोलते हम कि द कैंसर या फिर अ कैंसर, नहीं, सीधा बीमारी के नाम है उसके आगे हम किसी तरह का कोई आर्टिकल नहीं लगाते। नाउ अ डेज कैंसर हैज़ बिकम अ कॉमन डिसीज, कि भाई आजकल जो है कैंसर एक कॉमन बीमारी बन चुका है। आई हैव टूथेक, लेकिन कुछ अपवाद देखो इसके, जैसे अ कोल्ड, अ हेडेक, है ना, द मीजल्स, है ना, ये एक बीमारी होती है, द प्लेग, द फ्लू, है ना। लेकिन इन ये कुछ बीमारियां हैं जिनके आगे हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। यह भी वही चीज़ें क्या है, इनमें भी ये ट्रेडिशन से सेट हुई है चीज़ें कि कुछ के आगे हमने लगा दिया आर्टिकल, कुछ के आगे नहीं लगाया, है ना। सीधा बोलते हैं हम टूथेक बोलते हैं, लेकिन अ हेडेक कहते हैं। अगला देखते हैं कि बिफोर प्रेडिकेटिव नाउन डिनोटिंग अ यूनिक पोजीशन, है ना, ये बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिफोर अ प्रेडिकेटिव नाउन डिनोटिंग अ यूनिक पोजीशन, क्या मतलब हुआ इसका? देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है, सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है, और जो बात की जा रही है ना, जो बात की जा रही है ना, कि भाई जिसकी बात हो रही है वो तो हो गया सब्जेक्ट, और जो जिसके संबंध में बात कही जा रही है, जो कुछ कहा जा रहा है पीछे, वो हो जाता है प्रेडिकेट, उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। जैसे ही, अब ही के संबंध में क्या कहा जा रहा है, वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन 2020, तो ही तो हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया प्रेडिकेट। दे की बात हो रही है, तो दे तो हो गया सब्जेक्ट, और अपॉइंटेड हिम चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, क्या बात की जा रही है दे के बारे में, क्या किया इन दे ने क्या किया, किसी व्यक्ति को चेयरमैन चुना, तो ये हो गया प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट में क्या आता है, वर्ब, और वर्ब के साथ का जो कुछ सेंटेंस है ना, यानी कि एक तो हो गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में जो विस्तृत जानकारी हम दे रहे हैं ना आगे वर्ब के साथ में, वो बाकी जानकारी वो कहलाती है प्रेडिकेट। तो जब प्रेडिकेटिव नाउन का यूज करते हो आप, बिफोर प्रेडिकेटिव नाउन डिनोटिंग है यूनिक पोजीशन, अब देखो यहाँ पे क्या है, दे अपॉइंटेड हिम, भाई किसी को अपॉइंट किया। अब यहाँ पे हम क्या है, गलती ये कर देते हैं, हम इस तरह से लगाते हैं, दे अपॉइंटेड हिम द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, है ना, यहाँ पे क्या लगा देते हैं हम, द लगा देते हैं। ही वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट इन 2020, ये गलत है, और यही कॉमन एरर में अक्सर पूछा जाता है, ऐसा नहीं करना है। अपॉइंटेड, इलेक्टेड तो डायरेक्ट आएगा, मतलब क्योंकि डिनोटिंग अ यूनिक पोजीशन, भाई प्रेसिडेंट है बिल्कुल एक ही होता है, यूनिक होता है, चेयरमैन है किसी बोर्ड का एक ही होता है, यूनिक होता है। तो इस तरह से जब हम करते हैं ना ये अपॉइंटेड, इलेक्टेड, सिलेक्टेड, है ना, तो इस तरह की जो वर्ब आती है ना, कि दे अपॉइंटेड हिम डायरेक्ट चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, ही वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन 2020, द प्रेसिडेंट नहीं लगा देना यहाँ पे ना, ये बहुत जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रश्न बनते हैं इस पर, और अक्सर ये टॉपिक जो है पूछा जाता है ना, तो बहुत ध्यान रखना है इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, अगला जो पॉइंट आ रहा है हमारा, ये भी, इस पर भी 3 स्टार लगा लो आप, 1 2 और ये 3 स्टार, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन शब्दों को देखो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, टेम्पल, बेड, प्रिजन, हॉस्पिटल, इस तरह के जो कुछ शब्द हैं, अगर इन शब्दों का प्रयोग उसी संदर्भ में किया जाता है जिस संदर्भ में ये बने हैं, यानी कि स्कूल का प्रयोग पढ़ने के लिए किया जाता है, तो वहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। टेम्पल में आप किस लिए जाते हो, पूजा करने के लिए जाते हो, दर्शन करने के लिए जाते हो भगवान के, तो किसी तरह का कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। इसी तरह से जेल में कोई व्यक्ति क्यों जाता है, सजा काटने जाता है जेल में, उसने कोई अपराध किया है, उस अपराध का दंड भुगतने जाता है वो जेल में, तब इनके आगे किसी तरह का कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और सेंस है बात करने का, तब हम इनके आगे आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे अब देखते हैं ना, when these places are visited for their primary purpose, यानी कि जिस उद्देश्य के लिए इन चीज़ों को बनाया गया है, इन स्थानों को बनाया गया है, उसी उद्देश्य के लिए अगर वाक्य प्रयोग किया गया है, तब हम इनमें किसी भी तरह का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे ड्यू टू सीवियर पेन, सीवियर का मतलब होता है गंभीर, है ना, बहुत ही ज़्यादा। माई मदर इज़ इन हॉस्पिटल, मतलब बहुत ही गंभीर दर्द के चलते मेरी माँ अस्पताल में। ठीक बात है, अस्पताल में कोई क्यों आता है, व्यक्ति बीमार होता है इसलिए आता है, तो यानी कि मेरी माँ को बहुत दर्द है, वो बीमार है इसलिए हॉस्पिटल में, तो यहाँ पे द हॉस्पिटल लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से अब लेकिन यहाँ पे अपवाद देखो, ही केम टू द हॉस्पिटल टू विजिट माई मदर, लेकिन कोई मेरी माँ से मिलने आया है,
अब यहाँ पे चेंज हो गया ना हॉस्पिटल, किस सेंस में प्रयोग हो रहा है यहाँ पे हॉस्पिटल? हॉस्पिटल हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं मिलने के स्थान के रूप में। भाई हॉस्पिटल का प्रयोग होता है कि यहाँ पे बीमार व्यक्ति आए, लेकिन यहाँ तो व्यक्ति मिलने आ रहा है, तो दूसरा काम हो रहा है यहाँ पे मिलने के अलावा, तो यहाँ पे हम द लगाएंगे। और देखो, ही वॉज इन प्रिजन फॉर अ हेनस क्राइम। हेनस का मतलब होता है बहुत ही घृणित, बहुत ही घिनौना अपराध। क्राइम का मतलब हो गया अपराध। ही वॉज इन प्रिजन फॉर अ हेनस क्राइम। प्रिजन जेल किस लिए बनाई जाती है? जेल, ताकि अपराधियों को रखा जा सके। जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उस अपराधी के लिए होती है जेल। ठीक है, आपने अपराध किया, आप जेल में हो, बिल्कुल ठीक है, यही प्राइमरी पर्पज है जेल का, तो किसी तरह का कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे प्रिजन के आगे। लेकिन आवर हाउस इज नियर द प्रिजन। अब मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं प्रिजन की कुछ अलग ही संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं ना, कि मेरा घर, हमारा घर जो है वह जेल के बगल में है, जेल के निकट है। आवर हाउस इज नियर द प्रिजन, तब हमने क्या किया? द लगा दिया। तो एक बार फिर सुन लें इस नियम को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, अक्सर ये भी पूछा जाता है, इससे संबंधित सवाल जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कि ये जो शब्द लिखे हुए हैं पॉइंट नंबर 10 में, ये जो शब्द लिखे हुए हैं, इन शब्दों का प्रयोग अगर उसी संदर्भ में किया जाए जिस चीज के लिए ये स्थान बने हैं, तब इनके आगे किसी तरह का कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन इन शब्दों का प्रयोग अन्य संदर्भ में किया जाए, तब हम इसके आगे द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और समझिए, और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं कहूं, माई मदर गो टू टेम्पल अर्ली इन द मॉर्निंग, कि मेरी माँ जो है अर्ली इन द मॉर्निंग है ना। अब देखो, मैंने बताया था ना अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग क्या एक फ्रेज होती है पूरी की पूरी, है ना, कि मेरी माँ जो है जल्दी सुबह मंदिर जाती है ना, यानी कि मंदिर में क्यों जाती है मेरी माँ? सुबह सुबह उठ के पूजा करने जाती है, दर्शन करने जाती है। मैंने कोई आर्टिकल नहीं लगाया यहाँ पे। लेकिन मैं कहूँ आई मेट हिम एट द टेम्पल, अब भाई मंदिर इसलिए थोड़ी बना है किसी के मिलने के लिए, नहीं, मंदिर पूजा करने के लिए बना है, मंदिर दर्शन करने के लिए बना है। अगर कोई और काम मंदिर में किया जा रहा है, तब वहां पर आप द का प्रयोग करोगे। आप क्या कह रहे हो कि मैं उसे मंदिर में मिला, आई मेट हिम एट द टेम्पल, है ना, मैं कहाँ मिला उसे? मैं उसे मंदिर पे मिला, है ना। तो जब मंदिर पे मिला आप उसे, तब आप क्या कर दोगे? यहाँ पे द आर्टिकल लगा दोगे। तो इस तरह से ध्यान रखना, इन सारे शब्दों को देख लेना एक बार, है ना, कि जैसे बेड है यहाँ पे, है ना। अब बेड पे आप क्यों जाते हो? सोने के लिए जाते हो। लेकिन कोई चोर आपके बेड के बगल में चोरी करने आ गया, तब आप क्या करोगे? बेड के आगे द आर्टिकल लगा दोगे। तो इस तरह से इन शब्दों को बहुत अच्छी तरीके से देख लेना, सारे के सारे शब्दों को। अब आते हैं एक और रूल पे, है ना, और जो कि बहुत ही खतरनाक रूल है हमारा, बहुत ही जबरदस्त रूल है, टॉकिंग इन जनरल। जब हम जनरल सेंस में बात करते हैं ना, कई बार जब हम जनरल सेंस में, देखो एक तो मैंने बताया था आपको कि द का प्रयोग करते हैं हम जनरल सेंस में, कब? जब हम पूरी की पूरी क्लास को एक साथ रेफर करना चाहते हैं। द का प्रयोग जनरल वाक्य में हम करते हैं किसी नाउन के साथ, जब उसे नाउन के माध्यम से हम पूरी की पूरी क्लास को एक साथ रेफर करना चाहते हैं, साइमल्टेनियसली एक साथ रेफर करना चाहते हैं। किसी भी नाउन के साथ ए का प्रयोग करते हैं हम जनरल वाक्य में, जब हम पूरी की पूरी क्लास को रेफर करना चाहते हो, लेकिन उस क्लास को एक तरीके से इंडिविजुअल, उस क्लास का में जो भी व्यक्ति आते हैं, जो भी जानवर आते हैं, उनको हम इंडिविजुअल कंसीडर अगर कर पाए, तो हम ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हमें बहुत ही ज़्यादा जनरल बात करनी होती है ना, कोई वहाँ पे क्लास निर्मित नहीं कर रहे हैं हम, किसी क्लास की बात नहीं हो रही है, एक जनरल बात कर रहे हैं हम, है ना, बिल्कुल समाज के बारे में जनरल बात कर रहे हैं, या फिर भगवान के बारे में जनरल बात कर रहे हैं, आदमी के बारे में जनरल बात कर रहे हैं, लोगों के बारे में जनरल बात कर रहे हैं, तब किसी तरह का कोई आर्टिकल नहीं आता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है। तो इस तरह से नहीं बोलोगे आप, द पीपल नहीं कहोगे, नहीं, सिंपल बोलो आप द पीपल, किसी पर्टिकुलर सेंस में अगर बात हो रही है ना, जैसे आप कह सकते हो कि द पीपल ऑफ माई कम्युनिटी। अब क्या किया आपने? ऑफ फ्रेज बन गई ना यहाँ पे, द पीपल ऑफ माई कम्युनिटी, मेरी जो कम्युनिटी है, मेरे जो आसपास के लोग हैं, उन पीपल की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अगर जनरल बात करूँ तो पीपल जनरली बिलीव रूमर्स। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट एक सार्वजनिक स्टेटमेंट है, सभी जगह के लोगों के लिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है कि पीपल जनरली बिलीव रूमर्स। रूमर्स का मतलब होता है अफवाह, कि लोग बाग जो है सामान्यतः अफवाह में, जो अफवाह फैलाई जाती है ना, उनको जो है जल्दी से लोग बाग मान लेते हैं, ऐसा हर कहीं होता है। तो ये बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे किसी तरह के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अब फिर देखो, लाइफ इज हार्ड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, कि कई लोगों के लिए जीवन बहुत कठिन है। लाइफ इज हार्ड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, कि कई लोग जो हैं उनके लिए जीवन बहुत कठिन है। तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं बोलोगे कि द लाइफ, नहीं, द नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि एक जनरल बात कर रहे हैं हम। ये स्टेटमेंट जो है हर तरह के लोगों के लिए, हर देश के लोगों के लिए सत्य है। लाइफ इज हार्ड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। लेकिन मैं कहूँ कि द लाइफ ऑफ माई विलेज इज वेरी हार्ड। अब आपने क्या किया? लाइफ को कैटेगराइज कर दिया,
आपने बताया कि कौन सी जीवन की बात कर रहे हो, आपने लाइफ को डिफाइन कर दिया, आपने लाइफ को सीमित कर दिया। अब लाइफ का वही अर्थ नहीं रह गया जो पहले हुआ करता था, है ना। अब सामान्य अर्थ नहीं रह गया लाइफ का। तो अगर आप पर्टिकुलर कोई बात करोगे ना किसी पर्टिकुलर सेंस में, तब फिर आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन अगर जनरल बात हो रही है, यहाँ पे लाइफ की जनरल बात हो रही है कि देखो अगला, ये देखो एक और सेंटेंस, लाइफ इज कॉम्प्लिकेटेड, कि भाई जीवन बहुत जटिल है, जीवन को समझना आसान नहीं है। बिल्कुल एक जनरल बात है ये, बहुत ही, है ना। लेकिन मैं कहूँ कि द लाइफ ऑफ रीमा, है ना, कि इज डिफिकल्ट, कि भाई जो रीमा का जो जीवन है वो बहुत डिफिकल्ट है। अब यहाँ पे पर्टिकुलर बात हो गई, एक डेफिनेट बात कर रहे हो आप, रीमा के जीवन की बात कर रहे हो आप, तो सारा मामला ही अलग हो गया ना। अब वही बात थोड़ी रह गई लाइफ की। तो कुल मिला के जब भी आप जनरल टॉकिंग करोगे तो क्या होगा, एकदम आप जो है किसी भी तरह के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। जैसे मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन लाफ, कि आदमी ही सिर्फ ऐसा प्राणी है जो हंस सकता है। बिल्कुल एकदम जनरल स्टेटमेंट है ना, तो किसी तरह का कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है। गॉड हैज़ क्रिएटेड अस, ईश्वर ने हमें बनाया, तो द गॉड लगाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल एकदम कॉमन वाक्य है, ये हर परिस्थिति में सही है। इसी तरह से सोसाइटी हेल्प्स अस टू ग्रो, द सोसाइटी मत लगा देना यहाँ पे, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना इसे, कि अगर सोसाइटी की जनरल सेंस में अगर बात हो रही, लेकिन मैं कह सकता हूँ द सोसाइटी ऑफ माई विलेज इज़ वेरी बैड, कि मेरे गांव की जो सोसाइटी हो बहुत ख़राब है, तब हमने लगा दिया वहाँ पे द। लेकिन अगर सामान्य रूप में सोसाइटी की बात करेंगे ना, कि भाई हम जो है सोसाइटी में रहने वाले, कि लोग बाग सोसाइटी में रहते हैं, एक जनरल स्टेटमेंट है कि भाई लोग बाग सोसाइटी में रहते हैं, जनरल स्टेटमेंट है, तो किसी तरह का कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। सोसाइटी हेल्प्स अस टू ग्रो, कि जो समाज है वह हमें आगे बढ़ने में मदद करता है, बिल्कुल जनरल बात है ये। सोसाइटी हमें आगे बढ़ने में मदद करती है या सोसाइटी हमें आगे बढ़ने से रोकती है, जनरल बात हो रही है सोसाइटी को लेकर, तो कोई किसी तरह का कोई आर्टिकल नहीं आएगा। नेचर टेक्स केयर ऑफ अस, कि भाई जो प्रकृति है वह हमारी देखभाल करती है, टाइम टू टाइम बरसात हो जाती है, टाइम टू टाइम वृक्षों पर फल आ जाते हैं। तो क्या हुआ, अब यहाँ पे द लगाने की जरूरत नहीं है कि द नेचर टेक केयर ऑफ अस, है ना, लगता है हमें कोई ना कुछ। अब एक बात और, हो सकता है आप कहीं लिखा हुआ देखो, तो इसका मतलब जरूरी है कि जहाँ आपने लिखा हुआ देखा वहाँ सही लिखा हुआ है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आर्टिकल्स जो है ज़्यादातर लोगों को क्लियर नहीं होते। तो फिर क्या है, आदमी जो है ना कुछ सोचता विचारता है नहीं, ज़्यादा ग्रामर की चिंता है नहीं किसी को, तो कुछ भी कहीं भी लिख दिया। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप वास्तव में चेक करना चाहते हो ना, तो आप क्या है उसके लिए मानक चीज़ें पढ़ो, मतलब बिल्कुल स्टैंडर्ड अखबार जो होते हैं उनको पढ़ो, स्टैंडर्ड नॉवल जो होते हैं जो कि माने हुए प्रसिद्ध लेखकों के द्वारा लिखे गए। खासकर अगर आप इंग्लिश ही सीख रहे हो तो आप क्या करो, सबसे पहले आप क्या करो कि ब्रिटिश लोग जो हैं उनके नॉवेल्स पढ़ो, है ना, तो तब वहाँ से आप जो है आर्टिकल की समझ आपके विकसित होगी। लेकिन आपने कोई भी घटिया छाप पत्रिका उठा ली, उसमें जो है आप आर्टिकल के प्रयोग को ढूंढ रहे हो और कह रहे हो कि यहाँ पे द लगा रखा है, यहाँ पे ए लगा रखा है, फिर मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाता है ना। और वैसे मैंने आपको बता ही दिया कि अगर प्रैक्टिकल दृष्टि से बात करें तो इतना ज़्यादा महत्व है नहीं आर्टिकल्स का, है ना। कुछ जगह वास्तव में कुछ फ़र्क पड़ता है, तो लेकिन खुद फिर भी बिना आर्टिकल्स के भी जो है मतलब काम चल जाता है हमारा। अगर बोलने का दृष्टि बात करें हम, जो है सेंस हम समझाना चाहते हैं तो सेंस समझ में आ जाता है। लेकिन मैं कहूँ कि जैसे मैं कहूँ कि द नेचर ऑफ प्रियंका, अब यहाँ पर मैंने पर्टिकुलर बात कर दी, प्रियंका के नेचर की बात कर दी, तब मैंने द लगा दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने प्रकृति की बात थोड़ी की। इसी तरह से सोसाइटी की अगर मैं कोई पर्टिकुलर सेंस में बात करूँ, तो ध्यान रखना जब भी पर्टिकुलराइज करेंगे, जब भी कैटेगराइज करेंगे, तब तो हम इनके आगे द लगा सकते हैं। और यदि पूरी तरीके से बात जनरल है तब हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे देखते हैं। तो ये हुआ हमारा क्या कहते हैं, हाँ अब देखो मैंने ये जो एक बार और देख लेते हैं, फिक्स्ड एक्सप्रेशन है ना, जहाँ किसी तरह का कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे बाय डे, बाय द डे नहीं, बाय नाइट, आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय नाइट, बाय मिस्टेक, अरे यार बाय मिस्टेक मुझसे हो गया, है ना, ऐसा नहीं बोलोगे कि बाय द मिस्टेक मुझसे हो गया, है ना। इसी तरह से टू कैच फायर, क्या मतलब होता है टू कैच फायर का? टू कैच फायर का मतलब होता है कि मतलब कोई भी घटना है वह एक्साइटिंग होती चली जाए, है ना, कोई भी बात है या कोई भी घटना है वो सक्सेसफुल होती चली जाए और ज़्यादा फैलती चली जाए, तो उसको क्या बोलोगे कि अरे यार वो घटना जो है बिल्कुल फैलती चली गई, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, वो घटना जो है एक्साइटिंग होती चली गई, वो घटना जो है आग पकड़ती चली गई। तो इस तरह से नहीं बोलोगे आप, टू कैच द फायर। ये क्या है, एक तरीके का इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, एक तरीके का फिक्स्ड एक्सप्रेशन है जो ऐसे ही प्रयोग होगा। टू सेंड वर्ड, क्या मतलब होता है सेंड वर्ड का? इसका मतलब होता है किसी को संदेश भेजना, कि यार उसने आपके लिए सेंड वर्ड भेजा है, मतलब उसने आपके लिए ये मैसेज भेजा है, उसने आपसे ये कहा है, तो टू सेंड द वर्ड मत लगा देना यहाँ पे ना, ये बिल्कुल फिक्स्ड एक्सप्रेशन है। टू गिव ईयर, क्या मतलब है टू गिव ईयर का? अटेंशन देना, किसी चीज को ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे भी टू गिव द ईयर मत लगा देना यहाँ पे ना। तो यही कहना चाह रहा हूँ मैं कि कुल मिला के कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, ये एक तरीके से ईडियम की तरह व्यवहार किया जाता है इनका, और इनके साथ में किसी तरह का कोई आर्टिकल नहीं आता। एट होम, है ना, आई वॉज एट होम, इन हैस्ट, जल्दबाजी में होना,
ऑन ड्यूटी, ऑन द ड्यूटी नहीं बोलेंगे, ऑन अ ड्यूटी नहीं बोलेंगे, आप ये इस तरह से नहीं बोलोगे ही वॉज ऑन अ ड्यूटी, नहीं, ही वॉज ऑन द ड्यूटी नहीं, गलत हो जाएगा, है ना, ऑन द ड्यूटी नहीं, सीधा बोलोगे ही वॉज ऑन ड्यूटी, वह ड्यूटी पर था, है ना, द पुलिस मैन वॉज ऑन ड्यूटी। टू लूज हर्ट, क्या मतलब होता है लूज हर्ट का? लूज हर्ट का मतलब होता है घबरा जाना, है ना, कोई परिस्थिति को देखना, है ना, कि अरे यार वो परिस्थिति को देख के मैं जो है ना अपना दिल खो बैठा, मतलब है ना, घबरा गया बिल्कुल पूरी तरीके से। तो इस तरह के भी टू लूज द हर्ट मत लगा देना यहाँ पे। तो ये इस तरह के कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं जिनके साथ भी किसी तरह के कोई आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो ए एन की बात हुई, आर्टिकल द की बात हुई, कहाँ आर्टिकल नहीं लगाया जाता है उसकी बात हुई। अब चौथी बात हम करते हैं कि जब आर्टिकल के रिपीटिशन की बात करते हैं हम, है ना, रिपीटिशन ऑफ द आर्टिकल, कि जब आर्टिकल को हम कब रिपीट करते हैं और जब आर्टिकल को रिपीट करते हैं तो वाक्य के सेंस में क्या चेंज आता है, वो बात हम अब देख लेते हैं ना। जैसे ही वॉज वियरिंग अ रेड एंड ब्लैक शर्ट, क्या मतलब हुआ इसका, ध्यान से देखना इस बात को। ही वॉज वियरिंग अ रेड एंड ब्लैक शर्ट, यानी कि किसी व्यक्ति ने एक शर्ट पहन रखी थी, उस शर्ट में लाल रंग भी था और ब्लैक रंग भी था, है ना। आर्टिकल एक जगह लगा हुआ है तो यानी कि एक शर्ट की बात हो रही है। आर्टिकल एक जगह लगा हुआ है तो एक शर्ट की बात हो रही है। एक ऐसी शर्ट उस व्यक्ति ने पहनी हुई थी जिसका कि रंग लाल भी था और काला भी था। हो सकती है ऐसी शर्ट जिसमें दोनों कलर मिक्स हो, है ना, तो इस ये मतलब हुआ। लेकिन अब देखो, ही वॉज वियरिंग अ रेड एंड अ ब्लैक शर्ट, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। इस वाक्य का मतलब याद है क्या हुआ? इस दूसरे वाक्य का इसका मतलब है कि उसने एक लाल कलर की शर्ट और उसने एक काले कलर की शर्ट पहन रखी थी। अब ऐसा हो सकता है क्या? आदमी, कॉमन सेंस अगर हम प्रयोग करें, आदमी एक ही शर्ट पहन सकता है। अब एक ही शर्ट पहन सकता है तो ये, लेकिन यहाँ तो हमने जब आर्टिकल दोनों के आगे लगा दिया तो इसका मतलब हो गया कि हम दो शर्ट की बात कर रहे हैं, ए रेड एंड ए ब्लैक शर्ट, कि भाई एक रेड शर्ट और एक ब्लैक शर्ट, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, अ वाइट एंड ब्राउन काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, कि ए, अब यहाँ पे देखो ए लगा हुआ है किसके आगे, किसके लिए? गाय, गाय के लिए। एक गाय जिसका की रंग सफ़ेद भी है और ब्राउन भी है, यानी कि एक गाय है वह सफ़ेद रंग की भी है और ब्राउन रंग की भी है, इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट, कोई गलती नहीं है इसमें कि भाई एक गाय है। आर्टिकल हमने एक बार लगाया है तो आर्टिकल एक बार लगाया है तो सिर्फ हम एक ही गाय की बात कर रहे हैं। एक ही गाय जिसका रंग सफ़ेद भी है और ब्राउन भी है, वह खेत में चर रही है। दूसरा वाक्य देखो, ए वाइट एंड ए ब्राउन काउ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये भी बात बिल्कुल सही है। जब हमने दो बार आर्टिकल लगा दिया, ए वाइट एंड ए ब्राउन, अब यहाँ पे काउज मत लगा देना, काउज ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ काउ आएगा। अ वाइट एंड अ ब्राउन, अब इसका मतलब हो गया कि भाई दो गाय हैं, एक सफ़ेद कलर की गाय है और एक ब्राउन कलर की गाय है और दोनों गायें खेत में चर रही हैं। तो दो बात हो गई हमारी, दो गाय आ गई तो यहाँ पे आर क्रिया आएगी, लेकिन यहाँ पे काउज नहीं आएगा, यहाँ पे एक के साथ एक आएगा, है ना। ए वाइट एंड ए ब्राउन, मतलब काउ जो है ना दोनों के लिए आ गया, वाइट के लिए भी आ गया और ब्राउन के लिए भी। एक ही बार हमने काउ का प्रयोग कर लिया, ध्यान से देखो इसे, कि हमने काउ का प्रयोग जो है एक ही बार कर लिया। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, ए वाइट काउ एंड ए ब्राउन काउ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। लेकिन देखो, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हो गए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट सही था। कॉमन सेंस का प्रयोग करके हमने देखा कि भाई ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये सही नहीं हो सकता, कि दो शर्टें हो तो सकती हैं लेकिन उन दो शर्टों को एक व्यक्ति एक ही समय पे नहीं पहन सकता, इसलिए गलत हो गया। लेकिन यहाँ पे दो रंग की गाय हो सकती हैं, एक वाइट गाय हो सकती है और एक ब्राउन गाय हो सकती है, तो ये बिल्कुल सही हो गया, दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला देखते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपके कॉमन एरर्स में पूछा जाता है। वाक्य को समझना है, वाक्य को देखना है। अब हो सकता था यहाँ पे आर की जगह इस का प्रयोग कर दिया जाता, तो ये गलत हो जाता है स्टेटमेंट, है ना, क्योंकि यहाँ पे आना चाहिए क्या? आर। या हो सकता है यहाँ पे काऊ आएगा, काऊ की जगह वो लिख देता काउस, तो ये गलत हो जाता, काउस नहीं आएगा, यहाँ पे काऊ ही आएगा, है ना। तो ध्यान से समझना इन चीज़ों को, है ना। अगला देखते हैं, या तो इस तरह से बोलते हैं द फर्स्ट एंड द लास्ट चैप्टर। अब यहाँ पे जो चैप्टर आया है ना, ये फर्स्ट के लिए भी आया है और लास्ट के लिए भी आया है ना, तो चैप्टर्स नहीं लगा देना है यहाँ पे, चैप्टर्स गलत हो जाएगा। अगर आपको चैप्टर्स लगाना है तो फिर इस तरह से बोलो, द फर्स्ट एंड, अब यहाँ पे आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, लास्ट चैप्टर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो देखो बोलने के तरीके हैं, या तो आप ऊपर वाले तरीके से बोलो तो सही है, या फिर आप नीचे वाले तरीके से बोलो तो सही है। द फर्स्ट एंड लास्ट चैप्टर्स, यानी कि हम कौन कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं, कि भाई ये जो आर्टिकल द है ना, पहले के लिए भी आ रहा है और लास्ट के लिए भी आ रहा है, तो ये दोनों चैप्टर की बात कर रहे हैं, पहले और लास्ट की। द फर्स्ट एंड लास्ट चैप्टर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग,
या फिर हम इस तरह से बोलें द फर्स्ट एंड द लास्ट, द फर्स्ट एंड द लास्ट, लेकिन अब यहाँ पे फिर चैप्टर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि द फर्स्ट चैप्टर एंड द लास्ट चैप्टर आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो या तो इस तरह से बोलो या इस तरह से बोलो, और अगर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो फिर मामला गलत हो जाएगा। जैसे अगर आपने यहाँ पे चैप्टर्स लगा दिया, अब ये गलत हो गया मामला। या फिर आपने क्या किया, यहाँ से एस हटा दिया तो भी गलत हो गया मामला। अगर आपने यहाँ से ये जो दूसरा वाक्य है ना, इस दूसरे वाक्य में से अगर आपने एस हटा दिया तो भी ये जो है ये गलत हो जाएगा। द फर्स्ट एंड लास्ट चैप्टर नहीं। अब आपने क्या किया, आर्टिकल एक बार प्रयोग किया तो ये फर्स्ट चैप्टर के लिए भी आ रहा है और लास्ट चैप्टर के लिए भी आ रहा है। चैप्टर को आपने एक बार लगा दिया तो चैप्टर्स बोलो अब इसे यहाँ पे है ना, तो द फर्स्ट एंड लास्ट चैप्टर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। तो दोनों तरीके से कह सकते हैं, दोनों तरीकों को बिल्कुल ध्यान से देख लेना है आपको। आगे देखते हैं, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी। अब देखो आर्टिकल दो बार लगा हुआ है ना, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, यानी कि एक व्यक्ति है प्रिंसिपल और एक व्यक्ति है सेक्रेटरी, दोनों की दोनों व्यक्ति जो है मीटिंग में उपस्थित थे। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, आर्टिकल एक बार लगा हुआ है, इसका मतलब है कि एक ही व्यक्ति जो प्रिंसिपल के पद पे भी है और सेक्रेटरी का पद भी संभाल रहा है, वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग। देखा आपने वाक्य में क्या अंतर आया, है ना। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आता है ये, और इसके अलावा कॉमन एरर में कभी प्रश्न बनता है। अगर दो पदों का उल्लेख किया जा रहा है और आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ एक बार किया, इसका मतलब है कि एक ही व्यक्ति उन दोनों पदों पर है, तो क्रिया सिंगुलर आएगी। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, इसका मतलब यह हुआ कि एक ही व्यक्ति जो कि प्रिंसिपल भी है और सेक्रेटरी भी है, वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग, वह मीटिंग में उपस्थित था। लेकिन इस वाक्य में क्या मतलब हुआ इसका, इस वाक्य में मतलब हुआ कि एक व्यक्ति है प्रिंसिपल और एक व्यक्ति है सेक्रेटरी, दो अलग अलग व्यक्ति हैं, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, इसलिए यहां पे हमने वर लगाया, वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, ये दोनों मीटिंग में उपस्थित थे। अगला देखते हैं, अगला क्या कहता है, ही इज अ ग्रेट आर्टिस्ट एंड ए पोइट। अब देखो हमने इस वाक्य में क्या किया, एक ही व्यक्ति के दो गुणों की अगर तुलना करना हो तो आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ एक बार करेंगे। अगर देखो क्या लिखा हुआ है, ही इज अ ग्रेट आर्टिस्ट एंड पोइट, ये हमारी बात सही है ना, लेकिन ही इज, ये वाक्य जो है हमारा गलत है। क्यों गलत है, ये इसलिए गलत है क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, एक ग्रेट आर्टिस्ट का मतलब हो गया एक, मतलब बहुत ही महान कलाकार, ए पोइट का मतलब हो गया एक कवि। अब यहाँ पे दो व्यक्तियों की बात थोड़ी कर रहे हैं हम, अगर हमने दो जगह आर्टिकल का प्रयोग कर दिया इसका मतलब है हम दो व्यक्तियों की बात करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ही लगा हुआ है, तो ही लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति तो एक है, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। तो जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों की हम बात करेंगे तो सिर्फ एक बार आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, तो हम कहेंगे कि ही इज ए ग्रेट आर्टिस्ट एंड पोइट, कि वह व्यक्ति एक बहुत अच्छा कलाकार और कवि है। ये जो है ऊपर जो लिखा हुआ ना ये वाक्य, ही इज ए ग्रेट आर्टिस्ट एंड ए पोइट, ये गलत हो जाएगा, सीधा बोलोगे आप ही इज अ ग्रेट आर्टिस्ट एंड पोइट। तो ये था हमारा पूरा का पूरा आर्टिकल चैप्टर, जिसमें हमने सारी की सारी बातें शुरू से एंड तक सीखी कि भाई आर्टिकल क्या है, ए एन और द, इनका महत्व क्या है, क्यों हम इनका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल ए एन को किस तरह से लगाया जाता है, ए का प्रयोग कहाँ करते हैं और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, फिर ए और एन के हमने डिटेल्स में रूल्स समझे धीरे धीरे। इसके बाद में हमने द को देखा कि भाई द का प्रयोग क्या कैसे करते हैं, द के धीरे धीरे हमने सारे रूल्स समझे। इसके बाद में हमने देखा कि भाई कहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाया जाता है ना, कहीं कहीं गलतफहमी हो जाती है हमें कि लगता है कि आर्टिकल लगाना चाहिए लेकिन वहाँ आर्टिकल नहीं लगाया जाता है, तो हमने वो परिस्थितियाँ देखी जहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद में हमने देखा कि कब आर्टिकल को रिपीट करते हैं और कब आर्टिकल को रिपीट नहीं करते हैं। तो जब आर्टिकल को रिपीट करते हैं या नहीं करते हैं तो वाक्य के सेंस में क्या बदलाव आता है, ये जो है हमने रिसेंटली देखा है ना कि भाई कितना अंतर आ जाता है ना, तो उन सारी चीज़ों को हमने समझा। तो ये था हमारा पूरा का पूरा आर्टिकल चैप्टर। अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि भाई अगर आपको कुछ बातें ना समझ में आई हो ना, मैंने लगभग ये मानो आप कि इस आर्टिकल का ये जो हमने टॉपिक कवर किया इसमें लगभग सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। इन बातों को अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आई ना, तो एक बार, दो बार, तीन बार जो है आप इस पूरे की इसको वीडियो को जो है आप बार बार देखें और इसे रिवाइज़ करें। इसके बाद में इसको जब आप रिवाइज कर लेंगे ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब इसको एक बार आप, दो बार या तीन बार आपने पढ़ा और आर्टिकल के विद्वान हो गए, नहीं। मैंने आपको कहा आर्टिकल के साथ आपको जो है बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा
धीरज रखने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा धैर्य रखने की ज़रूरत है। आर्टिकल ऐसा चैप्टर है जो टाइम लेता है, मतलब क्यों? क्योंकि मैंने बताया कई इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, कई फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं, कई सारे केस बनते हैं इसमें, कई सारे केस बनते हैं कि भाई यहाँ पे जनरल बात हो रही है, यहाँ पे जो है पर्सनल बात हो रही है, यहाँ पे कॉमन बात हो रही है। तो इस तरह के कुछ केस बनते हैं। वो केस क्या है, आपको पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे देखते देखते जो है समझ में आएंगे। तो अंत में जो एकदम बहुत ही खतरनाक रूल जिसकी मैं बार बार बात करता हूँ, वो खतरनाक रूल है रीडिंग। अगर आप ये मानो कि बहुत ही ज़्यादा विस्तृत रीडिंग करते हो ना, तो आप हो सकता है बिना आर्टिकल का चैप्टर पढ़े आर्टिकल के प्रश्न जो है काफ़ी हद तक सॉल्व कर दो। तो इसलिए मैं कहता हूँ ठीक है ग्रामर पढ़ना जरूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आधार है ना हमारी इंग्लिश का, वो है रीडिंग, रीडिंग और रीडिंग। तो एक बार फिर से जो है आप इस पूरे चैप्टर को देखें, पूरे चैप्टर को समझें, और इसके बाद में इस आर्टिकल पे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन पकड़ बनाने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम 50 से 100 प्रश्न आप आर्टिकल के ऊपर करें। मैं भी आपके लिए आर्टिकल पे जो है एक एक्सरसाइज जो है बनाऊंगा, उस एक्सरसाइज को भी आप जो है सॉल्व करें। लेकिन जब तक एक्सरसाइज आती है तब तक आप क्या करें, अपने हिसाब से जो भी प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न आर्टिकल से संबंधित विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए उन प्रश्नों को सॉल्व करें, और देखें कि ये जो कहानी हमने सीखी है ना सारी की सारी, ये कहानी कहाँ किस तरह से वहाँ पर अप्लाई होती है। तो जब आप इस थ्योरी को प्रश्नों पर जब प्रैक्टिकल तरीके से अप्लाई करोगे, तब जाके जो आपकी कमांड बनेगी ना, तो वो कमांड जो है बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगी। तो इसी के साथ हम हमारे इस आर्टिकल टॉपिक को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको जो है काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो इसी तरह से आर्टिकल को जो है पूरा की पूरा रिवाइज करें। इसके बाद में जो है आर्टिकल को यहीं समाप्त करते हैं, और इसके बाद में अगले टॉपिक्स देखेंगे। और आपसे मैं यही कहूँगा कि जो भी फिर भी आपके कोई डाउट रह गए हो ना इन सारी बातों में, कोई भी आपको लगता हो कि नहीं भाई कोई बात है जो ऐसी ठीक से समझ में नहीं, तो कमेंट करके उसको लिखें। पहली बात तो आप अपने से समझने का प्रयास करें, जो मैंने बताया है उसे 2-3 बार देखें, अपने से समझें। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर उस डाउट को लिखें।